इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। हेलो किसान वाणी सजीव फोन इन कार्यक्रम के आज के कार्यक्रम में आप सभी को पीयूष भैया की राम राम। स्टूडियो में उपस्थित हमारे मेहमान और हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है हेलो किसानी के आज के कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज का विषय है वैज्ञानिक पद्धति से मक्के की बुआई और नरवाई प्रबंधन पर। इस विषय पर आप अपनी जिज्ञासा या समस्या का हल जानने के लिए सीधे हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं और जवाब पा सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर है 8989116346। नंबर एक बार फिर आपको बता देते हैं 8989116346। आप हमें इसमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं, और आपके सारे जवाबों का उत्तर देने के लिए हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र छिंदवाड़ा के वैज्ञानिक डॉक्टर गौरव महाजन सर। सर नमस्ते। नमस्कार पीयूष जी, सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। हमारे सभी श्रोताओं और स्टूडियो में आपका स्वागत है। श्रोताओं, आज के हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम में हमारा आज का विषय है वैज्ञानिक पद्धति से मक्के की बुआई और नरवाई प्रबंधन पर। सर, जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि मक्के की खेती तो सभी किसान भाई करते हैं जी। पर सर वैज्ञानिक पद्धति ही क्यों अपनानी चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं? जी धन्यवाद पीयूष जी आपके प्रश्न के लिए। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि मक्के की खेती आज हमारे छिंदवाड़ा के हर प्रांत में, हर गांव में होती है। हमारे किसानों की कर्मठता है कि जो आज प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में छिंदवाड़ा को एक मक्का के प्रदेश में कॉर्न सिटी के रूप में जाना जाता है। हाँ। पर जब हम बात करते हैं उसकी बुआई की, उसकी कटाई की, उसमें नीदानाशक के उपयोग की, तो उसके लिए हमको जो वैज्ञानिक पद्धति है वो अपनानी चाहिए। वैज्ञानिक पद्धति से मेरा अभिप्राय ये है कि जो लेटेस्ट तकनीकी जो हम वैज्ञानिक एक प्रयोग से उत्पन्न करते हैं उसको हम किसानों तक पहुंचाना चाहते हैं और किसान उसे सहर्ष अपनाएं, जिससे कि उनकी आय जो है वो दुगनी हो सके। बिल्कुल सर। और सर, जैसे कि हम ये आगे देखते आ रहे, जो अभी आपने बताया इसकी पद्धति के बारे में और वैज्ञानिक पद्धति के बारे में, तो सर मैं इसमें आगे जानना चाहूँगा जो मेड रीच पद्धति के बारे में। हाँ जी, आपने जैसे कहा वैज्ञानिक पद्धति में सबसे सर्वप्रथम देखिए मेड रीच पद्धति के बारे में आपको ये बताना चाहूँगा कि आज जो हम मक्का का उत्पादन हमारे किसान भाई लेते हैं, अधिकतर किसान भाई वो संकर मक्का, जिसको हम हाइब्रिड मक्का कहते हैं, उसका उत्पादन लेते हैं। और हाइब्रिड मक्का जो है ये अपने आप में बहुत अच्छी मक्का रहती है और बहुत अच्छी उपज देती है। अब प्रायः ये देखा गया है कि बदलते जलवायु के प्रकार में कभी अतिवृष्टि हो जाती है पानी की, या कभी कम पानी हो जाता है, या फिर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, तो मेड़ पद्धति ऐसा रहता है कि हम किसानों को ये सुझाव देते हैं कि वो अपने खेत में मेड़ बनाकर मेड़ के ऊपर जो है वो मक्का की बुआई करे। हाँ। उससे हमको मतलब बहुत लाभ होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर किसान के खेत में उसने मेड़ पे बोया है, कतार से मेड़ बना करके बोया है, तो उससे सबसे सर्वप्रथम जो किसान का दुश्मन कहना चाहिए, जो नीदा है, उसका नियंत्रण जो है समय से और भली भांति हो जाता है। दूसरा ये देखा गया है कि कभी अगर पानी की अतिवृष्टि, वर्षा की अतिवृष्टि हो गई है, तो ऐसे में जो मक्का मेड़ पे बोई गई है वो पानी की अतिवृष्टि में अपने आप को बचा ले जाती है और अच्छी उपज दे जाती है। वहीं पे किसान भाई जो पारंपरिक विधि से फ्लैट बोनी, कहना चाहिए सीधा खेत में बोनी करते हैं, तो उनकी फसल जो मक्का की है वो प्रभावित होती है। पीयूष जी, मैं बताना चाहूँगा आप इस माध्यम से किसान भाइयों को कि मक्का जो है वो जल से बहुत जल्दी प्रभावित होने वाली फसलें हैं। हाँ। हमने अपने प्रयोगों से पाया है संपूर्ण भारतवर्ष में कि अगर मक्का की फसलें लगातार 6 से 8 घंटे तक पानी में डूबी रहें, हाँ, तो उसकी जड़ों में वायु संचार नहीं होता, जिससे कि उपज अधिक प्रभावित होती है। हाँ। तो ऐसे में हम सब वैज्ञानिकों ने मिल करके जो है ये मेड़ पद्धति का इजाद किया, तो जिसमें हम की अतिवृष्टि से मक्का की फसल को बचा सके, उचित नीता प्रबंधन कर सके, और जहाँ तक खाद का उपयोग है वो संतुलित मात्रा में हमको खाद का उपयोग करना चाहिए। ये सब जो समस्याएं हैं ये इस मेड़ पद्धति से बहुत हद तक जो है वो समस्याओं का निदान हो जाता है। बिल्कुल सर, तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपने मेड़ पद्धति के बारे में बताया। और सर आगे हम जानना चाहेंगे, जैसे खेत की तैयारी की बात होती है, इसमें गहरी जुताई की बात हो रही है, तो इसके बारे में आप कुछ विस्तार से बताइए। जी देखिए, गहरी जुताई की जब हम बात करते हैं, खासकर इस मौसम में जो हमारा ये ग्रीष्म ऋतु चल रही है, हमारी मानसून आने वाला है, तो इससे पहले हम गहरी जुताई पे ज़्यादा जोर देते हैं और इसका बहुत लाभ रहता है।
सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूँगा, एक भ्रांति रहती है कि हर साल गहरी जुताई करनी, ऐसा नहीं है। हमको 3 वर्षों में एक बार गहरी जुताई करानी चाहिए। गहरी जुताई करवाने के पीछे अभिप्राय हमारा ये रहता है कि अगर मान लीजिए कि निरंतर हम कोई एक फसल ले रहे हैं तो उसमें मिट्टी में कहीं कठोरपन आ गया है, या मिट्टी के नीचे 15 सेंटीमीटर से नीचे कहीं हार्ड पैन, जिसको कहना चाहिए कठोर सतह बन गई है, तो वो गहरी जुताई से वो टूट जाती है। तो उससे क्या होता है कि हमारी मिट्टी का वायु संचार बढ़ता है, जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, और जो हम कहीं पे कोई पिछली फसल के कोई कीट व्याधियाँ या कोई उनके अंडे रह गए हैं तो गहरी जुताई में वो खुल करके सामने आती है। इस मौसम में धूप अधिक रहने से मिट्टी तपती अच्छी है, और जो भी ये रोग के कारक होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो आगामी फसल में जो किसान की जो लागत बढ़ेगी रोग की वजह से या किसी बीमारी की वजह से, तो उसमें बहुत हद तक जो है हमको नियंत्रण मिल जाता है। तो इसलिए गहरी जुताई अपने आप में एक रामबाण है जो किसानों को अपनाना चाहिए, परंतु मैं पुनः कहूँगा प्रत्येक वर्ष ना अपना करके 3 वर्षों में एक बार आपको अपनाना चाहिए। साल में 3 बार अपनाना चाहिए, नहीं क्षमा चाहूँगा 3 सालों में एक बार, 3 सालों में एक बार गहरी जुताई अपनानी चाहिए सभी किसान अपने खेत में। जी बिल्कुल सर। और सर आगे गोबर खाद के बारे में, इसके इस्तेमाल के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। जी हाँ, देखिए गोबर खाद हो गई या अपना जिसको हम वैज्ञानिक तौर पर फार्म यार्ड मैन्योर भी कहते हैं। देखिए क्या है, गोबर की खाद जो होती है ये पौधों के अवशेषों से या अपने पशुओं के अवशेष जो रहते हैं मलमूत्र से, इससे बनाई जाती है, और ये अपने आप में संपूर्ण खाद होती है। इसमें पौधे के जीवन चक्र को अगर हम देखें तो उसको 16 प्रकार के पोषक तत्व, जो लघु तत्व और जो मुख्य तत्व है वो चाहिए होते हैं, और गोबर की खाद जो होती है वो अपने आप में इन्हीं सभी तत्वों को प्रचुर मात्रा में लिए जाती हैं। अगर हम किसान की बोनी की बात करें या किसान की पद्धति की बात करें तो हमारे किसान भाई का अधिकतर जोर जो होता है वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र जो होते हैं उस पर हुआ होता है, या फॉस्फोरस, और कुछ किसान जो है वो पोटाश भी यूज़ करते हैं। परंतु केवल ये 3 पोषक तत्वों के सहारे हम एक उन्नत खेती या अधिक उपजाऊ खेती नहीं कर सकते। हमको जो लघु तत्व जो मैंने बताया, जैसे कि आपको जिंक है, कॉपर है, आयरन है, ये सब भी चाहिए। तो इसकी हम पूरक कैसे करें, तो उसमें जो गोबर की खाद जो है वो हम इस्तेमाल करें, तो जो आपका मृदा में जो पोषक तत्व है उसका संतुलन बढ़ा रहता है, और जो पौधे हैं वो अपनी वृद्धि विकास बहुत अच्छी भांति कर सकते हैं। इसलिए हमको गोबर की खाद का उपयोग करना चाहिए, अपनाना चाहिए। और सर जैसे हम आगे बात करें मिट्टी के परीक्षण का भी, तो ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जी हाँ, जी हाँ। देखिए मैं मिट्टी के परीक्षण को तो मैं ऐसा बताना चाहूँगा, जैसे हम कोई भी खेती करते हैं, कुछ भी देखते, सबसे पहले हम जहाँ से तैयारी करते हैं कि हमको करना क्या है, तो सबसे सर्वप्रथम हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि जिस खेत में हम बोनी करने जा रहे हैं, जिस खेत में हम खेती कर रहे हैं, उसकी स्थिति क्या है, हमारी मिट्टी कैसी है। जी। हम प्रत्येक वर्ष उसको बो रहे हैं, काट रहे हैं, परंतु उसका स्वास्थ्य कैसा है। अब देखिए कि मिट्टी परीक्षण को हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड कहते हैं। तो इसी कारण से हम उसको स्वास्थ्य कार्ड कहते हैं। बिल्कुल सर, आपको यहाँ पे बीच में मैं रोकना चाहूँगा, एक कॉलर हमसे जुड़ना चाहते हैं। जी, हेलो। नमस्कार सर। नमस्ते जी, आपका नाम बताइए। जी कमलेश कुमार चौधरी सर। कहाँ से बोल रहे हैं आप? चांद से। जी, आपका प्रश्न कीजिए। जी, आपका प्रश्न कीजिए। जी सर, मैं ये क्वेश्चन कर रहा था कि हम लोगों ने अभी जो मक्का लगाए हुए हैं। हाँ हेलो। जी हाँ जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आप अपना प्रश्न पूछिए, हमें सुनाई दे रहा है। जी मैंने अभी मक्का लगाया हूँ सर, पर अभी जो भुट्टे आ रहे हैं बहुत छोटे आ रहे हैं, तो इसकी क्या छोटे भुट्टे क्यों निकाल रहे हैं सर? कमलेश जी, सबसे प्रथम मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो आपने अभी मक्का कहा, तो आपने इसकी बोनी कब की थी, कोई तिथि या कोई मुझे बता सकते? इसकी बोनी समथिंग आज 2 महीने हो गए होंगे। 2 महीने? हाँ 2 महीने हो गए होंगे सर। तो जो प्रजाति आपने बोई है वो तो आपने देखभाल के बोई होगी या अपने घर का बीज इस्तेमाल किया है? जी खाद बीज सारा चीज ठीक है सर, पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये धूप के कारण ऐसा कुछ हो रहा है। नहीं देखिए, तो क्या है, क्या करना चाहिए इस वक्त? जैसे आपने बताया कि आपके फसल में भुट्टे आ रहे हैं, तो भुट्टे आने की अवस्था का मतलब ये होगा कि अब जो है फसल जो है क्रांतिक अवस्था में है। इस वक्त हमको फसल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि उसको सिंचाई हमको प्रचुर मात्रा में देनी, ताकि मक्के के दाने अच्छे भर सकें, और किसी प्रकार का जो कहते हैं ना कि स्ट्रेस जो कहते हैं वो फसल को नहीं होना चाहिए। अगर किसी प्रकार का भी
कोई संभावित स्ट्रेस फसल को रहेगा तो जो उसका उपज है वो मर जाती है, वो अपना पूर्ण क्षमता से उपज नहीं दे पाती। आप एक किसान है, जागरूक किसान है, तो आपने देखा होगा कि जो हम खरीफ की मक्का बोते हैं बरसात की ऋतु की, तो उसमें आए दिन कभी बारिश हो रही है तो हमको उसमें चिंता नहीं, भुट्टे अच्छे आते हैं। परंतु ये जो मौसम चल रहा है इस वक्त जहाँ पे तापक्रम 40 डिग्री तक भी कहीं कहीं पहुँच जा रहा है, तो इसमें हमें खेत में जो है नमी बनाए रखनी पड़ती है और उसके साथ साथ हमको संतुलित पोषण जो है मक्का को में देना पड़ता है प्रचुर मात्रा में। जैसे कि मान लीजिए अगर आप नाइट्रोजनस खाद दिए हैं, बेसल में दिए हैं, तो उसकी टॉप ड्रेसिंग जो होती है उसको भी आपको 2 हिस्सों में एक तिहाई करके आपको नर मंजरी या मादा मंजरी आने पे या भुट्टो भरने की अवस्था में पेड़ के पास, जो मक्का का पेड़ है उसके पास देनी चाहिए और सिंचाई की व्यवस्था आपको रखनी चाहिए। और जहाँ तक मेरी आशा है कि आपका जो खेत है चांद का, तो ये काली मिट्टी का होगा, तो इसमें जो है कि ज़्यादा जल्दी तो पानी नीचे नहीं जाता, परंतु अगर बलुई मिट्टी है तो पानी का ह्रास बहुत जल्दी होता है, ना केवल वो भूमि में गहरा जाता है बल्कि वाष्पीकरण भी होकर के भी उठता है। तो इसका आप कृपा करके विशेष ध्यान रखिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। अभी हमारे एक कॉलर कमलेश जी चांद से जुड़े थे जी जी तो उनका जो प्रश्न था उनको उत्तर उनको मिल गया होगा जी, आशा और सर जैसे हम आगे अब बात करते हैं, हमने बात की खेत की तैयारी की, गहरी जुताई की, गोबर खाद की और मिट्टी के परीक्षण की सर हम बात कर रहे थे, तो उसके बारे में आप बात की। जैसे पीछे हम बात कर परीक्षण की बात करते हैं तो मिट्टी का परीक्षण जब हम करवाते हैं तो हम उसको कहते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड। तो स्वास्थ्य कार्ड वो हमको ये दर्शाता है कि हमारी मृदा क्या स्वस्थ है, कितनी स्वस्थ है। तो अगर आप उसको देखें तो वो हमको एक तरह का प्रशिक्षण के तौर पे हमको ये बताया जाता है कि मृदा में किस पोषक तत्व की कमी है या किसकी अधिकता है, तो हमको उस पे ज़्यादा सांकेतिक ध्यान देना पड़ता है। अब जैसे मैंने आपसे पहले भी चर्चा की, हमारे किसान भाई प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन देना चाहते हैं, देते आ रहे हैं, पर कुछ फास्फोरस भी देते हैं, बहुत कम किसान भाई जो पोटाश देते हैं। और जो लघु तत्व जो कहना चाहिए पोषक तत्व है वो यदा कदी किसान देता है या फिर केवल उसे पर्णीय छिड़काव या फोलियर एप्लीकेशन के रूप में देता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं, परंतु हमको लगता है कि ये हमको साधारण दृष्टि से लगता है कि गौण तत्व है तो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु मैं बताना चाहूँगा कि सभी पोषक तत्वों का अपना अपना एक रोल रहता है। तो ये स्वस्थ कार्ड हमको बताता है। बिल्कुल सर। सर आपको फिर मैं बीच में रोकना चाहूँगा, एक कॉलर हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी, आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम शुभम पाल है, ग्राम बेलपेट, जिला सिवनी से बोल रहा हूँ। जी, आपका प्रश्न कीजिए। जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमारे यहाँ पारंपरिक तरीके से नरवाई जलाने का जो काम है, लोग बोलते हैं कि नरवाई जलाने के बाद जो उसकी राख होती है वो ज्यादा फायदा करती है जी। तो अभी वैज्ञानिक बोलते हैं कि जो बिना जलाए आप नरवाई को रखेंगे हाँ, तो ज्यादा फायदेमंद करती है। तो ये दोनों में से बेस्ट कौन सा है? जी सर। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं जो कहना आ रहा हूँ, मैं ये भ्रांति दूर करना चाहूँगा कि नरवाई की राख अच्छी है, ऐसा नहीं है। देखिए, समझिए मेरी बात को। आप देखिए, जब हम किसी चीज़ को आग के हवाले करते हैं या आग लगाते हैं तो उसका जो तापक्रम है वो 100 डिग्री से ऊपर हो जाता है और वो जल जाती है और वो राख में बदल जाती है। तो इतनी उच्च तापक्रम में क्या होता है कि जो हमारी खेत की मृदा है उसका ऊपर का जो 5 सेंटीमीटर हिस्सा है ना, वो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है, मीन्स वो जीवाणु रहित हो जाता है। तो मृदा में हमारे बहुत ही मित्र कीट भी रहते हैं, मित्र जीवाणु रहते हैं। यहाँ तक कि आपने कई बार देखा होगा केंचुआ भी रहता है, परंतु इतने ऊंचे तापक्रम में वो कैसे जी पाएगा? तो वो नहीं जी पाएगा। तो जब सर एक प्रश्न और था मेरा। जी कृपया बताइए। कई बार ऐसा होता है कि जहाँ नरवाई नहीं जलाए जी तो वो ज्यादा आग करती तो वहाँ की फसल पीली पीली होती है। जी देखिए वही मैं आपको बताना, अपनी बात पूरी करना चाह रहा था। तो जहाँ पे आपने कहा नरवाई नहीं जलाते, पीली पीली होती है, तो ये संभावित ऐसी जगह पे क्या होता है कि हमको मक्का या जो भी फसल आप बो रहे हैं उसकी जो स्टार्टर डोज है वो थोड़ी हैवी देनी पड़ती है, क्योंकि नरवाई या किसी पिछली फसल का जो अवशेष है वो गलेगा, सड़ेगा और फिर जाकर के वो आगे जो है पोषण तत्व देगा। तो वो एक छोटा सा अंतराल जो होता है उसमें फसल हमारी पीली दिख भी सकती है या हमारी फसल में कोई कमी के लक्षण दिखेंगे, उसमें हमको घबराना नहीं होता। बस उसमें हमको थोड़ा सा सिंचाई प्रबंधन अच्छा रखना चाहिए ताकि जो हमारे अवशेष हैं पिछली फसल के वो गल सड़ जाएं जल्दी से और वो उसका पोषण जो है वो हमारे फसल को मिल पाए। जी हम आशा करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा।
सर जैसे कि अभी बात कर रहे थे नरवाई की, जी जी तो सर नरवाई प्रबंधन के बारे में आप कुछ जानकारी दीजिए। जी, जैसे अभी हमारे श्रोता ने भी बात की, देखिए नरवाई जो है ये एक ज्वलंत समस्या बन गई है। हाँ। मैं नरवाई को एक पीला सोना मानता हूँ, जिसको किसान भाई अपनी अज्ञानता के कारण जला देते हैं। इसको जलाना नहीं चाहिए। क्या है कि जब पौधा अपना वृद्धि विकास करता है तो वो सभी प्रकार के जो पोषक तत्व होता है वो अपने विकास में इस्तेमाल करता है, पर हम लोग केवल पौधे से अपनी ज़रूरत का जो भाग है उसको ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए गेहूं की फसल हम ले लेते हैं, तो गेहूं में हमको चाहिए क्या, हमको बाली चाहिए, हमको दाने चाहिए, हम वो ले लेते हैं और जो उसका डंठल या जो उसका भूसा बचा उसमें हम आग लगा देते हैं। तो क्या उस डंठल में पोषक तत्व नहीं है? उसमें भी पोषक तत्व हैं। अब ये जो पोषक तत्व हैं जब मिट्टी में जाएंगे ये गलेंगे, सड़ेंगे, और जो मिट्टी में हमारे जीवाणु हैं उनका ये प्राथमिक भोजन है। और वो जीवाणु जब ये पोषण लेंगे तो आने वाली फसलों के लिए वो एक रामबाण के रूप में काम करता है। तो हमने तो अपने वैज्ञानिक प्रयोगों से ये भी देखा है कि अगर हम निरंतर 3 साल तक नरवाई जला नहीं रहे हैं, उसको हम अपना विघटन अपने खेत में ही होने देते हैं, मिला देते हैं, तो किसान भाई जो है 25 से 30% जो पोषक तत्व है आने वाली फसल में उसका जो है वो बचाव कर सकता है। उसको देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इतना अच्छा उसका मृदा का वायु संचार पोषक स्टैंडर्ड बन जाता है कि आने वाली फसल में जो आपको खाद बच जाती है। तो अगर किसान भाई इसको निरंतर अपनाएं तो एक उपलब्धि होगी उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये और सर इसमें आगे जानना चाहेंगे, जैसे नरवाई में आग नहीं लगानी चाहिए, इससे प्रदूषण तो फैलता ही है, और सर इससे क्या क्या नुकसान है? देखिए प्रमुख रूप से मैं जैसे बताना चाहूँगा मैं बार बार कि नरवाई अगर देखिएगा, अगर हम मोटे मोटे औसत रूप से देखें तो नरवाई में लगभग जो है 0.5% नाइट्रोजन, 6 से 7% सल्फर और 8 से 9% तक जो है वो पोटाश रहता है। बिल्कुल सर, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा, एक कॉलर हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो हेलो जी, आपका नाम बताइए। सर जी मैं सुनील पाटिल बोल रहा हूँ, मुलेखड़ा बम्मी। जी सर, आपका प्रश्न कीजिए। सर मैंने मक्का की फसल लगाया था जी, मतलब 45 दिन के, लगभग 40 से 45 दिन की हो गई है, उसमें पीलापन आ रहा है। जी आदरणीय पाटिल जी, आपने जो मक्का की फसल लगाई, सबसे प्रथम ये पूछना चाहूँगा आपकी खेती की मिट्टी किस प्रकार की है? बलुई है, दोमट है, काली है? काली मिट्टी सर। जी काली मिट्टी है। देखिए काली मिट्टी में क्या होता है कि आयरन और एल्युमिनियम का ज़्यादा होता है मात्रा, तो आपने उसमें जो पोषक तत्व की मात्रा दी है, चाहे आपने डीएपी के माध्यम से दिया या यूरिया के माध्यम से दिया, तो उसको आपको बराबर हिस्सों में बांट करके देना चाहिए, कम से कम 3 भागों में देना चाहिए। एक तो आपने बोते समय दिया होगा नीचे, और उसके बाद जो है आगे आपकी नर मंजरी आने की अवस्था जिसको हम नर फूल कहते हैं, और बुट्टे आने की अवस्था जिसको हम मादा मंजरी कहते हैं, उस पर आप दीजिए, तो उससे जो है आपके पौधे में जो पीलापन है वो दूर हो जाएगा। और दूसरा कृपा, जैसे आपने बताया काली मिट्टी है, तो आप इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि आप जो सिंचाई दे रहे हैं वो हल्की सिंचाई देंगे। कभी भी गहरी सिंचाई जो है वो काली मिट्टी में नहीं दी जाती इस मौसम में। उससे कभी कभी जलभराव की स्थिति से पौधा जूझता है, तो उससे जो है वो पीलापन आने की समस्या हो सकती है। जी सर। जी सुनील जी, हम थैंक यू सर, धन्यवाद। जी सुनील जी, हम आशा करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। सर जैसे कि हम बात कर रहे थे, नरवाई में आग नहीं लगानी चाहिए और इससे प्रदूषण तो फैलता ही है, और इससे क्या क्या नुकसान है? देखिए इससे सबसे पहले, जैसे मैंने अपनी बातों में बार बार मैं कहता हूँ कि अगर हम मोटे तौर पर देखें कि यदि 1 हेक्टेयर में हमारा किसान भाई 40 क्विंटल गेहूँ ले रहा है, हाँ। तो ये मानकर चलिए जो भूसा होता है वो 60 क्विंटल 1.5 गुना होता ही होता है। और 60 क्विंटल अगर भूसा वो जला रहा है, तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि उसने 30 किलो नाइट्रोजन, 36 किलो सल्फर और 90 किलो जो पोटाश है वो उसने जला दिया। और ये इसका जो मूल्य है वो बाजार के आधार पर मतलब अगर चले तो 300 रुपये के हिसाब से उसने वो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसने बिल्कुल आग के हवाले कर दिया। ये नुकसान कर दिया, तो इससे बचना चाहिए। ये तो होगी पोषक तत्वों की बात। इसके अलावा जो भूमि में सूक्ष्म जीव रहते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं इसके फलस्वरूप। और जो यहाँ तक भी देखिए कि आपकी जो आग, जिस खेतों में आग लगी होती है वो बड़े कठोर हो जाते हैं। जब आने वाला किसान, हमारा किसान आने वाले मौसम के लिए खेत तैयार करता है, तो उसको जो ट्रैक्टर है वो ज़्यादा हॉर्स पावर का चाहिए होता है, उसकी जुताई जो है वो नहीं हो पाती। उसके जो कल्टीवेटर है या जिससे भी वो उपयोग कर रहा है, उसमें जो शरण है, टूटना की बड़ी ज़्यादा घटनाएं होती हैं, मतलब किसान की लागत बढ़ती है उससे। ये मतलब कि वैज्ञानिक रूप से ये लाभकारी नहीं है। बिल्कुल।
और सर नरवाई जलाने के और क्या नुकसान है वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। जी देखिए, सबसे पहले जो मैंने बहुत बार ये महसूस भी किया, आपने भी देखा होगा, जिस जगह खेत में नरवाई जलती है, खेत तो जाता ही जाता है, काला तो होता ही होता है, परंतु उसकी मेड़ पे खड़े फल फूल के जो पौधे हैं, जो आम के, नीम के, बरगद के, यहाँ तक कि महुआ के, वो सब भी झुलस जाते हैं। तो वो जो पेड़ इतने सालों से हमने लगाए या हमारे पूर्वजों ने लगाए हैं, उसको हम अपनी छोटी सी लापरवाही से स्वाहा कर देते हैं। बिल्कुल सर, एक और कॉलर हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो 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 जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं हिमरखेड़ी केवलानी से बोल रहा था सर। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम देवेश कुमार वर्मा। जी देवेश जी, आपका प्रश्न कीजिए। सर मैं ये कह रहा था कि जब नरवाई जलाते हैं हम, तो उससे नुकसान क्या होता है जमीन में? देवेश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब नरवाई जलाते हैं, जो शब्द आपने इस्तेमाल किया जलाते हैं, तो जलाने का मतलब है हम 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस से ऊपर जो है अपने खेत में छोड़ दे रहे हैं। इतना उच्च तापक्रम रहता है जिसमें हम और आप हाथ नहीं डाल सकते। तो उसमें जो हमारी खेत की मिट्टी है ना, वो भट्टे की तरह पक करके तैयार हो जाती है। जो सूक्ष्म जीव रहते हैं वो पूर्णतया मर जाते हैं। अगर कोई हमारे केंचुए मित्र हैं, जो मित्र कीट हैं, वो पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो है नुकसान है। हम हर साल अपनी ज़मीन को खुद मारते हैं आग लगा करके। तो ये सबसे प्रमुख है। और उसके बाद वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो पोषक तत्वों का ह्रास होना, मिट्टी का कठोर होना, मिट्टी में जल धारण क्षमता कम हो जाना, ये सब नुकसान हमको देखने को मिलते हैं लंबे समय से। जी, और मक्के की बुआई में क्या नया किया जाए सर कि अच्छा एवरेज दे मक्का? जी, मक्के की बुआई में सबसे पहले तो जैसे हमने अभी चर्चा करते आ रहे हैं कि आपको मेड़ पद्धति से मक्का की बोनी करनी चाहिए, रिज फरो पद्धति से मक्का की बोनी करनी चाहिए। उसमें जो पोषक तत्व है वो संतुलित मात्रा में देनी चाहिए। केवल नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र या नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइज़र पे आपको जोर ना देते हुए संपूर्ण पोषण वाली फसलें खाद उसमें देनी चाहिए। दूसरा, खासकर मक्का में पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी जो है वो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। मक्का में जब भी आप खाद दें, उसको संतुलित मात्रा में 3 भागों में बांट करके दें। मक्का में सबसे बड़ा शत्रु जो आजकल की दृष्टि में है, फाल आर्मीवर्म, उसको पहचानें और उसका समय से नियंत्रण करें। मक्का में जो आप नीदानाशक है वो आप समय से उपयोग करें, ताकि जो हमारी फसल है उसको किसी प्रकार की हानि ना हो, वो अपना अधिक से अधिक पैदावार दीजिए। ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिसको आप ध्यान में रख करके अधिक से अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। जी सर। जी देवेश जी, हम आशा करते हैं आपको आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। सर, जैसे कि देवेश जी ने भी हिवरखेड़ी से यही प्रश्न किया था, क्या इसके नुकसान पूछे थे नरवाई जलाने के। तो सर, इससे पर्यावरण प्रदूषण तो नुकसान होता ही है इसको, साथ ही हमने देखने में आया कि अग्नि दुर्घटनाएं भी होती हैं। जी हाँ, देखिए, मैंने जैसे आपसे अभी वार्ता में बीच में बताया कि हम लोग ये खेत तो जलाते ही जलाते हैं। खेत की जो मेड़ों पे खड़े हमारे फल फूल के पौधे हैं, आम के, नीम के, महुआ के, ये उससे झुलस जाते हैं। तो उनको पुनः उस अवस्था में आने के लिए फिर से 6 से 8 महीने लग जाते हैं, और तब तक हमारी दूसरी फसल का जो नरवाई है वो शुरू हो जाता है। हम उसको जला देते हैं। और कई बार बड़ी अप्रिय घटनाएं हमने देखी हैं कि एक खेत की आग फैलते फैलते यहाँ तक दूर तक हमारी बस्ती तक पहुँच जाती है, और बहुत आर्थिक नुकसान हमको देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें नहीं हमको करनी चाहिए। ठीक है ना सर। और सर, आगे इसी के बारे में हम और जानकारी आपसे विस्तार में जानना चाहेंगे। जी देखिए, मैं आपको जैसे बता रहा था, आपने बताया पर्यावरण प्रदूषण होता है। आज हमारा जो संपूर्ण, ना केवल भारत पर, संपूर्ण जो हमारा ब्रह्मांड है, ये बदलते मौसम के चपेट में आया है, जहाँ पे वर्षावृत्ति अतिवृष्टा हो रही है। हमारा ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो एकदम से बढ़ गया है, जिस कारण से हमारे जो हिमखंड हैं, ग्लेशियर्स जो हैं, वो पिघलना शुरू हो गए हैं। समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ना शुरू हो गई है। हमारे बहुत से ही, ये कहना चाहिए, अपने पर्यावरण में बहुत से विशिष्ट पशु पक्षी जो हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं। बिल्कुल सर। जी। और सर, यहाँ पे हम रुकेंगे एक संदेश के लिए। किसानों की आमदनी में वृद्धि और उनके जीवन में खुशहाली, यही है संकल्प जिसे साकार करने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रही है भारत सरकार। इसी दिशा में एक ठोस कदम है ई समृद्धि पोर्टल, जिसे नेफेड ने बनाया है। इस पोर्टल का उद्देश्य पंजीकृत किसानों के लिए फसल की खरीद और पैसे के भुगतान की संपूर्ण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है। पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया बेहद आसान है। किसान अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ई समृद्धि वेबसाइट या ऐप पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं।
पैक्स और एफपीओ के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है। ई समृद्धि पोर्टल पर फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और अपने विवरण और आधार नंबर के साथ पोर्टल पर रजिस्टर करें। ये क्यूआर कोड स्कैन करके भी किसान अपना पंजीकरण कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के उपरांत किसान अपनी उपज को एमएसपी पर नेफेड के माध्यम से बेच सकते हैं और यदि बाजार मूल्य अधिक है तो बाजार में भी बेच सकते हैं। यानी तूर, मसूर और उड़द की एमएसपी पर खरीदी की 100% गारंटी देता है नेफेड। नेफेड द्वारा पैसे का भुगतान नेफेड अकाउंट से सीधा किसान के खाते में किया जाता है। इस प्रक्रिया में नेफेड और किसान के बीच कोई अन्य मध्य एजेंसी नहीं होती है। किसान इस पोर्टल के माध्यम से सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। नेफेड से पंजीकृत किसानों को मिलता है फसल के सही दाम पर बिक्री का भरोसा। अगर आप किसान हैं तो आप भी ई समृद्धि पोर्टल का लाभ ले सकते हैं। पंजीकरण कराओ, फसल का उचित मूल्य पाओ। कृपया दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके पंजीकरण कराएं। सर आगे हम आपसे जानना चाहेंगे जी। जैसे कि हम बात कर रहे थे मक्के की, जी। तो सर मक्के में एक बहुत सुनने में आता है फॉल आर्मी वर्म के बारे में। जी हाँ, फॉल आर्मी वर्म कीट जो है ये अभी विगत वर्षों में जो है मक्का में आया है। ये पहले हमारे भारतवर्ष में नहीं पाया जाता था। तो फॉल आर्मी वर्म कीट क्या है कि ये मक्का की पोंगली में रहते हुए मक्का के पौधे में अपना घर बना करके मक्का पे जो है वो पोषण ग्रहण कर लेता है, उसको काटता है। और ये जो इसका प्रकोप जो है ये मक्का की विभिन्न अवस्थाओं में होते हैं, केवल एक अवस्था में नहीं होता। जैसे सारी अवस्थाओं में, जैसे हमने बोनी कर दी, बोनी से इसकी जो जैसे पौधा 3 पत्ती की अवस्था में आता है तब से इसका प्रकोप जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाता है। और यहाँ तक कि जब तक भुट्टा बनता है तब तक इसका प्रकोप जो है बना रहता है। और सर इसमें आगे हम आपसे जानना चाहेंगे नींदा नियंत्रण के बारे में। जी, नींदा नियंत्रण जो है, देखिए मक्का जो है एक घास कुल की फसल है। अगर हम इसमें समय से नींदा नियंत्रण नहीं करेंगे तो जो मक्का में जो कहना चाहिए पोषक तत्वों का ह्रास वो जो है नींदा कर जाते हैं। तो हमको इसको समय से नींदा नियंत्रण डालना चाहिए। आज जहाँ पे हमारे किसान भाई की समस्या से जूझते हैं कि उनको निदाई से, हाथ से निदाई करना, गुड़ाई करना मुश्किल पड़ जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास बहुत अच्छे रासायनिक उपकरण उपलब्ध हैं। उसके इस्तेमाल से जो हम नींदे को समय से और भली भांति इस्तेमाल कर सकते हैं। आज बाज़ार में विभिन्न प्रकार के रसायन हैं, जैसे कि टैम्ब्रोटीन है, टोप्रामेज़ोन है, ठीक है, ये मीज़ोट्रॉन है। ये कुछ ऐसे रासायनिक तत्व हैं जिसको हम इस्तेमाल करके नींदा को समय से नियंत्रण में कर सकते हैं। और जैसे ही एक बार नींदा नियंत्रित हो जाता है तो मक्के की फसल जो है वो अपना पूर्ण जो उपज है वो हमको भली भांति देते हुए लाभ की ओर ले जाती है। बिल्कुल। और सर इसमें कीट नियंत्रण में एक बाटन करके कुछ आता है, तो वो क्या चीज़ है बाटन? जी देखिए, इसमें क्या है कि मक्का के में जो आपने बाटन कहा उसको हम कभी कभी ये देखते हैं कि तना छेदक के रूप में हम इसको देखते हैं। हाँ। ये जो कीट है ये मक्का के तने में छेद करते हुए उसको अंदर से खाता हुआ, खोखला करता हुआ भुट्टे तक भी आ जाता है और भुट्टे में भी पाया जाता है और मक्के के पौधे को खराब कर देता है। तो ये उस कीट है। तो परंतु इसका सबसे सही ये है कि हम इसको समय से इसका नियंत्रण कर लें। हम रासायनिक बहुत अच्छी जो कहना चाहिए कि कीट नियंत्रक दवाएँ जो हैं, कार्बोफ्यूरान है, ये चीज़ें हमको उपलब्ध हैं। इसको हम समय से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने पीयूष जी बात की थी फॉल आर्मी वर्म की। हाँ। या ये बाटन की, तो ये जो कीट है, ये जो इनका सबसे अच्छा नियंत्रण ये है इनकी पहचान। जब हम किसान भाई जागरूक रहे, इनको पहचाने पहले से किस प्रकार का कीट है, कौन सा कीट है, तो उसको पहचानते हुए वो कर ले। जैसे मैंने बताया फॉल आर्मी वर्म है। हाँ। तो किसान भाई सोचते हैं कि फॉल आर्मी वर्म कीट जो है शायद प्रारंभिक अवस्था में ना लगे, लेट आए। हाँ। ऐसा नहीं है। बोनी के 7 दिन के बाद से किसान को सजग रहना चाहिए। हाँ। अपने खेत में यहाँ वहाँ घूम करके देखते रहना चाहिए कि कहीं पे पत्ते में अगर चटे हुए हैं या किसी प्रकार के रेशी हैं या छोटी सी भी इल्ली है, तो ये एक सूचकांक है कि आपकी फसल में फॉल आर्मी वर्म का जो है प्रकोप देखा जा चुका है, आ चुका है। तो उसको आप समय रहते उसको नियंत्रण कर लीजिए, क्योंकि फिर आगे आने वाली समस्या जो है वो भयानक हो सकती है। अगर आप समय से पहले ही उसको नियंत्रित कर ले हैं तो इससे आप जो है नुकसान से हमारा किसान भाई जो है वो बच जाता है। बिल्कुल सर, एक और कॉलर हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो आपका वगैरह। हेलो जी, आपका हेलो जी, आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम अजावरा कवरती जी। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
मैं ये बोल रहा हूँ लिंगर के पास है ये मेरा काम पूरा पाइली। जी, आपका प्रश्न कीजिए। वही बोल रहे थे साहब कि ये जो अपना नरवाई अपन लगाते हैं, अगर जलाएंगे नहीं तो फिर इसका करने का कैसा? सरकार भी बोल रही कि इसको जलाओ नहीं, ये करो, तो कैसा करने का फिर इसका? जी जी, जैसे आपने कहा कि नरवाई जी नमस्कार कृति जी, जो आपने प्रश्न पूछा कि नरवाई जलाएं नहीं तो क्या करें, है ना? मेरे जहाँ तो देखिए, नरवाई हमको जलानी नहीं चाहिए। कारण तो आप बहुत से हमने चर्चाएं की, हम पीयूष जी के साथ यहाँ पे आप सुनेंगे। देखिए, आप तो क्या करें? सबसे देखिए, आजकल तो नरवाई के बंडल बनाने की मशीन भी आ गई है। नरवाई और कुछ स्थितियों में मैंने ऐसा भी देखा है जहाँ पे डेयरी उद्योग अधिक है, वहाँ पे गेहूं के दाने से ज़्यादा महंगी नरवाई बिक रही है, वो भूसा बिक रहा है पशुओं के चारे के लिए। और दूसरा देखिए, अरे तो साहब ये मैं बोल रहा था, जैसे आप हैप्पी सीडर का बोलते हैं, तो ये इनकी क्या लागत है, क्या आती है इसको लगाने की, कैसा लाना, मतलब कहाँ से अपने को मिलते हैं ये? हैप्पी सीडर जो है हमारे छिंदवाड़ा में जो कृषि अभियंत्रण विभाग है उनके पास उपलब्ध है। आप उनसे संपर्क करके अपनी बोनी जो है वो ठेके से करवा सकते हैं। वो आपके यहाँ पे आकर के आपकी बोनी कर सकते हैं। हैप्पी सीडर जो संयंत्र है वो एक बड़ा अच्छा संयंत्र है। वो क्या करता है, आपकी खड़ी ठूठ में जो अपना पिछली फसल की गेहूं की ठूठ बची है, उसी की में बीच में जो है वो आपकी आगे वाली फसल की बोनी कर देता है। उससे ये हमको लाभ मिलता है कि हमारा जो नरवाई है वो को जलाना नहीं पड़ता, वो गल सड़ करके बीच में ही मिल जाती है और हमारे पौधे की जो पोषक की ज़रूरत है उसको लगभग 25% तक वो कम कर सकती है। जो यूरिया हमको मान लीजिए आपको अधिक देना है, वो जो प्रारंभिक जो डोज है उसको वो कम कर देता है नरवाई, अगर आप उसका समायोजन जो है मृदा में कर दे रहे हैं। और इसके विपरीत अगर आप जला दे रहे हैं तो ये मानकर चलिए कि आप अपनी मिट्टी को स्वयं बंजर कर रहे हैं, तो जो हमको नहीं करना चाहिए। जी साहब। जी, हम आशा करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। सर, जैसे कि अभी इन्होंने भी एक हमारे जो कॉलर थे उन्होंने प्रश्न किया हैप्पी सीडर के बारे में। जी, तो सर ये संयंत्र जो है इसके बारे में आप थोड़ा हमारे श्रोताओं को विस्तार से जानकारी दीजिए। हैप्पी सीडर जो है एक उन्नत प्रकार का संयंत्र है। इसको इसमें क्या है कि इसमें ऐसी अटैचमेंट्स बनाई गई हैं वैज्ञानिकों द्वारा, अपने कृषि वैज्ञानिक इंजीनियर्स के द्वारा, कि वो खेत में जो अपनी खड़ी फसल में आपने फसल काट लिया हार्वेस्टर से, जो फसल का जो ठूठ बच जाता है, जो जिसको हम नरवाई कहते हैं, ठूठ बच जाता है, तो उसी के बीच में वो केवल बिना जुताई के लाइन खोदते हुए, बीज को डालते हुए, उसको बंद करते हुए, बोनी करते हुए चली जाती है। जी सर, मैं आपको रोकना चाहूँगा, एक कॉलर हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो। हेलो किसान वाणी जी बोलिए, आपका नाम बताइए। जी भैया, जय श्री राम जी। मैं विजय शर्मा बात कर रहा हूँ, ग्राम गुरैया, तहसील चौरई से। जी विजय जी, अपना प्रश्न कीजिए। जैसे अभी जो आज का विषय है वैज्ञानिक पद्धति से मक्के की बुआई, जी, तो मक्के की बुआई तो हम पहले से करते आ रहे हैं, तो वैज्ञानिक पद्धति से ये क्या, मतलब कुछ नया तरीका आया है कि वैज्ञानिक पद्धति से करने का? जी हाँ, नमस्कार विजय जी। मैं बताना चाहूँ, वैज्ञानिक पद्धति से हमारा तात्पर्य ये होता है, देखिए आप पहले से मक्के की बुआई करे आते हैं, परंतु हम उपेक्षित लाभ उसमें अर्जित नहीं कर पाते। कैसे कि हम क्या करते हैं, हम पौधे से पौधे की दूरी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी मेंटेन नहीं करते। हम एक जगह पे 2 बीज डालते हैं। आप जानते हैं कि मक्के की खेती में मक्के की बीज का पैकेट का मूल्य क्या है, ये आप भली भांति जानते हैं, बहुत महंगा रहता है। और जो आज हम इस्तेमाल करते हैं मक्का, वो सभी मक्का अधिकतर किसान भाई संकर मक्का, जिसको हम हाइब्रिड मक्का कहते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। तो और उसको जब हम इस्तेमाल करते हैं तो प्रत्येक बीज जो होता है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण बीज है। हमको उसको नुकसान ना हो, जैसे कि 2 पेड़ लगाए फिर उसके बाद एक को उपाड़ करके फेंक दिया, इस सब चीज़ों से हमको बचना चाहिए। और दूसरी समस्या, जो विकट समस्या हमारे किसान भाई छिंदवाड़ा जिले के निरंतर वर्षों से देखते आ रहे हैं कि जल भर जाता है या मक्के का विकास नहीं हो पाता, तो उसके लिए मेड़ पद्धति जो है आपका, रिज एंड फरो मेथड जो है, उसको हमको इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये जो वैज्ञानिक पद्धति हैं जिसमें, और इसके साथ साथ जो पोषण का जो है महत्वपूर्ण है कि पोषण हमको विभिन्न अवस्थाओं में बराबर हिस्सों में बांट करके देना चाहिए। जैसे कि बुआई में नर मंजरी आने पे, मादा मंजरी आने पे, दाने भरने की अवस्था पे, इन सब चीज़ों को हमको संतुलित करके चलना चाहिए। ये बिन लागत की जो बातें हैं, इसको अगर हम अपना लेते हैं तो हमारी जो मक्का से जो उपेक्षित आय है ना, वो बढ़ जाती है। तो इसी को हम जो है वैज्ञानिक पद्धति में समाहित करते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल सर, ये हमारे नियमित श्रोता विजय शर्मा जी जो गुरैया से थे। और विजय जी, आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। सर, जैसे कि हम बात कर रहे थे नरवाई की संयंत्र की हैप्पी सीटर के बारे में सर, तो उसके बारे में आप बताइए। तो वही मैं बताना चाह रहा था। हैप्पी सीटर जो है वो इस प्रकार का संयंत्र है जो सभी काम जो है, मतलब कि मिट्टी की परत को खोलना, उसमें बीज डालना, खाद डालना एक ही बार में कर देता है। और उसमें हमको किसानों को खेत की बार बार जुताई भी नहीं करनी है। पुराना जो अवशेष है उसी में बना रहेगा और समय के साथ वो गल सड़ के मिट्टी में मिल जाएगा। बिल्कुल सर, एक और कॉलर हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो 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 जी, आपका नाम बताइए। सर, सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार। और मैं न्यूटन चिकली नंबर 11 से देवी शंकर गुप्ता बात कर रहा था। जी देवी शंकर जी, आपका प्रश्न कीजिए। सर, मेरा प्रश्न ये था कि ये जो वैज्ञानिक पद्धति है ये मक्का की बुआई का जी, तो ये मतलब इसको मैं समझना चाह रहा था। और दूसरा कि सर, ये जो नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लग गया है तो उसका सबसे अच्छा प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं जी, ये मैं जानना चाहता हूँ। नमस्कार देवी जी, जैसे आपने जानना चाहा वैज्ञानिक पद्धति, तो वैज्ञानिक पद्धति में जैसे मैं बार बार यही बताना चाहूँगा कि हमको जो मक्का की बुआई करनी है उसमें हमें खेत के हिसाब से हमको मेड़ पद्धति से बोना है। मक्का का बीज जो एक बहुत ही कीमती घटक है, उसको हमको जाया नहीं करना कि एक जगह पे 2 पेड़ लगाने, ऐसा नहीं करना है। हमको उसको उससे कतार से कतार की दूरी और पौधे की दूरी जो है वो बना करके हमको चलना है। इस बात का हमको ध्यान रखना है। और जो दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि नरवाई का प्रबंधन, तो देखिए मैंने बार बार अपनी बात में यही कहा कि नरवाई जो है वो पीला सोना है। हाँ। तो हमको किसी प्रकार से उसको खोना नहीं है, उसको आग के हवाले नहीं करना है, उसको हमको पुनः उपयोग अपने खेत में करना है। ये हमारा ध्येय रहना चाहिए। बिल्कुल सर। और सर, चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को कुछ और जानकारी इसी संबंधित देना चाहे तो। जी, आपके माध्यम से मैं किसान भाइयों को यही बार बार कहना चाहूँगा कि वक्त की ये पुकार है कि हम जितने पेड़ हों उनको बचाएं, कम से कम नरवाई को जलाएं और ना ही जलाएं नरवाई को। इसका प्रण हम आज लेते हुए आगे बढ़ें। धन्यवाद। और सर, जैसे कि अभी अब हम बात कर रहे थे हैप्पी सीटर की संयंत्र के बारे में। जी। तो उसके बारे में भी और कुछ जानकारी अब हमारे श्रोताओं को देना चाहिए। हाँ, देखिए मैं ये बताना चाहूँगा हैप्पी सीटर संयंत्र जो है वो हमारे छिंदवाड़ा में उपलब्ध है। वो एक ही बार में, जैसे मैंने बताया कि खड़ी फसल के जो अवशेष बच गए हैं उसमें मिट्टी को खोलता भी है, खाद डालता है, बीज डालता है और उसको ढकते हुए आगे चलता है, जिससे किसान के बहुत से जो जुताई के कार्य हैं, बोनी के कार्य हैं, वो घट करके एक ही चक्र में हो जाते हैं। हाँ। और किसान का जो लाभ है वो बढ़ जाता है और नरवाई की जो समस्या है उससे भी किसान को निजात मिलती। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने हमारे श्रोताओं को। और हेलो किसान वाणी के आज के इस कार्यक्रम में हमारा आज का विषय था वैज्ञानिक पद्धति से मक्की की बुआई और नरवाई प्रबंधन पर। सर, चलते चलते मैं किसान भाइयों के लिए 4 लाइन बोलना चाहूँगा कि उम्मीदों से जो बीज बोते हैं, मिट्टी से फसल उगाता है, पेट वो भरता है, हम सबका अन्नदाता कहलाता है। खेतों में बड़ी मेहनत करता, सोने सी फसल उगाता है, सर्दी गर्मी हो या बरसात, हर मौसम से लड़ जाता है। सर, मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि आज के जो विषय में आपने जो हमें जानकारी दी उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, हमारे श्रोताओं को आपको बहुत ही अच्छे जवाब दिए गए आपके द्वारा, और आकाशवाणी परिवार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। तो सर, चलते चलते मैं यही आपसे बोलना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी। और हेलो किसान वाणी के आज के इस कार्यक्रम में हमारे आज का जो विषय था वैज्ञानिक पद्धति से मक्की की बुआई और नरवाई प्रबंधन पर। आज हमारे साथ स्टूडियो में थे गौरव महाजन सर, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी। सर, आपके द्वारा हमारे श्रोताओं को बहुत ही अच्छे जवाब दिए गए। आकाशवाणी परिवार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति एवं संयोजन है दीपांकर तिवारी और अमोल शेंडे का। प्रस्तुति सहयोगी सुनैना ढाकड़े, तकनीकी सहयोगी मरावी सर का और संचालन पीयूष जैन का। इसी के साथ सर, हम आपसे और हमारे श्रोताओं से अब विदा लेने का समय आ गया है। तो मैं पीयूष भैया आप सभी को कहता हूँ राम राम, जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं
कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।